हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं रक्त परिवहन चैप्टर में रक्त के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो रक्त जैसा कि बतला चुके हैं, रक्त 3 प्रकार के होते हैं। रक्त में 3 प्रकार के पाया जाता है। पहला होता है RBC, और दूसरा क्या होता है WBC, और तीसरा क्या होता है प्लेटलेट्स। तो एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं RBC के बारे में, ठीक है। तो देखो, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो यह क्या है, RBC क्या है, तो इसका निर्माण, पहले RBC का निर्माण समझते हैं कि RBC का आखिर में निर्माण होता कहाँ है। तो RBC का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि 2 हड्डियों के बीच में होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है। इसकी मृत्यु, तो इसकी मृत्यु जो है पलीहा में होती है। कहाँ पे होती है? पलीहा में होती है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल जो है वह 20 से लेकर 120 दिनों का होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लिखेंगे इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या लिखेंगे? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या लिखेंगे? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, 5वां पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो ठीक है, देखो इसका जो प्रमुख कार्य होता है ना, वह O2 को शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचाना, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो लिखेंगे O2 का पहुंचाना, इसका कार्य O2 पहुंचाना है। O2 पहुंचाना है, क्या है इसका प्रमुख कार्य। तो ठीक है, अब बात करते हैं WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। एक बात और इसका याद लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब बात करते हैं WBC के बारे में। किसके बारे में? WBC के बारे में। तो देखो, WBC का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है WBC का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। इसका निर्माण, इसका पहला पॉइंट समझेंगे, इसका निर्माण। क्या समझेंगे? इसका निर्माण। तो देखो, इसका निर्माण भी जो है, इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ही। इसका भी निर्माण, जहाँ पे RBC का निर्माण होता है वहीं पे WBC का निर्माण भी होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इसकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है? RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो पलीहा में। इसीलिए इसकी मृत्यु भी कहाँ पे होती है? पलीहा में ही होती है। क्या लिखेंगे? WBC की मृत्यु कहाँ पे होती है? पलीहा में, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझेंगे, RBC का जीवन काल कितना था? 20 से 120 दिन। लेकिन इसका जो जीवन काल होता है, WBC का जो जीवन काल होता है वह मात्र होता है 12 से 20 दिन का। कितना होता है? 12 से 20 दिन का। इसका प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि RBC का कार्य क्या था? ऑक्सीजन को पहुंचाना। लेकिन इसका जो कार्य है यह है रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करना। कैसे कह सकते हैं? रोगाणुओं से सुरक्षा करना। इसका कार्य क्या है? रोगाणुओं से सुरक्षा करना, ठीक है। अब 5वां पॉइंट देखो, इसकी जो बड़ी कोशिका होती है ना, उसे मोनोसाइट कहते हैं। बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? इसकी बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। इसकी बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं। और इसकी छोटी कोशिका क्या कहते हैं? इसकी छोटी कोशिका क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसकी छोटी कोशिका कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट, ठीक है। तो आप प्लेटलेट्स, रक्त के तीसरा संगठन यानी कि प्लेटलेट्स के बारे में आप बताते हैं। अब प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट है इसका निर्माण। तो प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण भी कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है।
और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? तो इसकी मृत्यु जो है वह भी पलिया में ही होती है। कहाँ पे होती है? पलिया में ही होती है। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसका जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल 12 से 20 दिन, लेकिन इसका जीवन काल कितना होता है? तो लिखेंगे इसका जो जीवन काल है वह 7 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 7 से 10 दिन का। ठीक है। और देखो, और ये पाया किस में जाता है? ये देखो, स्तनधारी जीव में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये स्तनधारी जीव में पाए जाते हैं। ठीक है। ये स्तनधारी जीव में पाए जाते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 5। ये जो है इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है रक्त को थक्का बनाना है। क्या है? रक्त को थक्का बनाना। ठीक है। इसका कार्य क्या है? रक्त को थक्का बनाना। और इसे क्या कहते हैं? इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं? तो आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी की बड़ी कोशिका क्या कहते हैं? मोनोसाइट। और छोटी कोशिका डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। लेकिन प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है। और तो अब हम हृदय के बारे में बताते हैं। अब किसके बारे में? हृदय के बारे में बताते हैं। हृदय। अब जो है हृदय के बारे में बताते हैं। ठीक है। हृदय के बारे में अब बताते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसका वजन कितना होता है। आखिर में इसका वजन कितना होता है? ठीक है। इसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन जो है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 300 ग्राम। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें 2 तरह के नली पाए जाते हैं, जिसमें एक नली होता है धमनी का और दूसरा नली होता है शिरा का। दूसरा नली किसका होता है? शिरा का। ठीक है। दूसरा नली किसका होता है? शिरा का। धमनी देखो, धमनी में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? शुद्ध रक्त पाया जाता है। और लेकिन शिरा में क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। शिरा में क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है। धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन शिरा में क्या पाया जाता है? अशुद्ध रक्त पाया जाता है। हृदय का कार्य क्या है? क्या समझेंगे? हृदय का कार्य जो है रक्त को, यानी कि खून को शरीर की पूरी कोशिका, इसका जो कार्य है रक्त को पूरे शरीर में छिड़काव करना। पूरे शरीर में छिड़काव यानी कि फैलाना, छिड़काव करना। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आगे देखो, मानव का हृदय जो है वह धड़कता कितना है 1 मिनट में? तो याद रखिएगा, मानव का हृदय जो है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। कितना बार? 70 से 72 बार 1 मिनट में मानव का हृदय धड़कता है। ठीक है। मानव का हृदय कितना धड़कता है? तो 1 मिनट में 70 से 72 बार। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा, धमनी का रंग कैसा होता है? तो धमनी का रंग भी याद रखिएगा कि इसका रंग कैसा होता है। तो धमनी में क्योंकि खुद शुद्ध रक्त पाया जाता है तो इसका रंग क्या होगा? तो इसका रंग होगा लाल। और लेकिन शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है तो इसीलिए इसका रंग क्या होगा? नीला। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो आप लोग आसानी से लिख दीजिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। और धमनी की दीवारें मोटी होती है और शिरा की दीवारें धमनी की अपेक्षा क्या होती है? पतली होती है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, धमनी किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, धमनी किसे कहते हैं? आखिर में धमनी है क्या? धमनी क्या है? तो लिखेंगे हृदय से, यानी कि हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को, यानी कि वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या लिखेंगे? हृदय से शरीर के, क्या लिखेंगे? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। क्या लिखेंगे? हृदय से शरीर के विभिन्न
अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी यानी कि नली को, वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और धमनी के बारे में बतलाइए दिए कि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है। आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग शिरा, एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि शिरा क्या है, तो शिरा के बारे में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो अब शिरा के बारे में भी बता देते हैं। शिरा, तो शिरा क्या है, तो इसी प्रकार लिखेंगे कि लेकिन यह जो है शिरा जो है वह शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को ले जाता है। तो क्या लिखेंगे? शरीर के, लिखेंगे शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। वाहिनी को शिरा कहते हैं। और शिरा में क्या पाया जाता है? शिरा में अशुद्ध रक्त। और शिरा का रंग कैसा होता है? तो शिरा का रंग क्या होता है? नीला। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, रक्त दाब क्या है? रक्त दाब है क्या? तो यह समझ लेते हैं कि रक्त दाब आखिर में है क्या। तो देखो, रुधिर यानी कि रक्त जो है शरीर की जिस दिशा में बहता है लेकिन उसके विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? रक्त के यानी कि रुधिर, लिख सकते हैं रुधिर वाहिका, यानी कि रुधिर जिस साइड बहता है, रुधिर वाहिका के विरुद्ध लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। और सामान्य मनुष्य का जो रक्त दाब होता है वह कितना होता है? तो लिखेंगे सामान्य मनुष्य का रक्त दाब 120 बाय 80 mmHg पारा होता है। ठीक है, mmHg पारा होता है। 120/80 mmHg पारा होता है। तो ठीक है, और रक्त दाब को मापा किस यंत्र से जाता है? तो लिखेंगे रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हुआ रक्त दाब जो है इस यंत्र से मापा जाता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आता है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आता है कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। क्या क्वेश्चन आता है कि रुधिर यानी कि रक्त और एक होता है लसिका, दोनों में अंतर क्या है? क्या क्वेश्चन आता है? रुधिर और लसिका में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो रुधिर में लिखेंगे, रुधिर में क्या लिखेंगे? इसका रंग कैसा होता है? रंग लिख देंगे, इसका रंग लाल होता है। इसका रंग क्या लिखेंगे? इसका रंग क्या होता है? लिखेंगे इसका रंग लाल होता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इसका रंग हल्का पीला होता है। क्या लिखेंगे? इसका रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। ठीक है, और दूसरा क्या पॉइंट लिखेंगे कि इसमें कणिका पाया जाता है। लिखेंगे इसमें कणिका पाया जाता है। कणिका पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। क्या लिखेंगे? कणिका नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो क्या लिखेंगे? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसका जो बहाव होता है दोनों दिशा में होते हैं। तो अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, इसका बहाव जो है वह दोनों दिशा में होते हैं, लेकिन इसका लसिका का जो बहाव होता है ना वह केवल एक ही दिशा में होता है। तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे परिसंचलन। क्या पढ़ेंगे, परिसंचलन। क्या पढ़ेंगे, परिसंचलन। तो देखो, परिसंचलन जो है वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है खुला परिसंचलन, खुला परिसंचलन, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आप कहेंगे बंद परिसंचलन। क्या होता है, बंद परिसंचलन, बंद परिसंचलन। तो देखो, खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, तो आप कुछ जीव के नाम बतला दीजिएगा, जैसे हो जाएगा घोंघा, चींटी, घोंघा, चींटी आदि में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। लेकिन बंद परिसंचरण किस में पाया जाता है, तो मानव, गाय, बकरी, इस सब में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण। ठीक है, बंद परिसंचरण पाया जाता है। तो अब देखो, अब एक होता है हृदय चक्र। क्या होता है, हृदय, हृदय चक्र, हृदय चक्र। तो हृदय में जो रक्त भरता है और फिर उसमें से जो रक्त बाहर निकल जाता है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। तो लिखेंगे हृदय, लिखेंगे हृदय में रक्त का भरना, हृदय में रक्त का भरना तथा 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 फिर उसका तथा फिर उसका बाहर निकलना, यानी कि रक्त भरता है और वह फिर बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। कहीं कहीं पे लिखा होगा हृदय चक्र। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। क्वेश्चन आएगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। क्वेश्चन क्या आता है कि पौधों में पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आदान प्रदान कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या क्या बतलाइएगा आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के जरिए होता है। क्या लिखेंगे, रंध्र के जरिए में होता है। और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो केस में लिखेंगे एस्टोमेटा, यानी कि रंध्र के जरिए होता है। तो क्या लिखेंगे, रंध्र के जरिए होता है। और सब्जेक्टिव में लिखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के जरिए होता है। ठीक है, तो देखो, वो जो हृदय है ना उसमें 4 प्रकार के बेसम पाए जाते हैं, यानी कि कोष्ठ, जिसमें से 2 होता है निलय, 2 होता है निलय और 2 होता है आलिंद्र। 2 क्या होता है, आलिंद। ठीक है, 2 होता है आलिंद। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप दाब क्या होता है, 120/80 mmHg होता है ना, जिसमें से क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। वह कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 120 mm पारा। ठीक है, mm पारा। और पूछेगा जब डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, 80 mm पारा। ठीक है, 80 mm पारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को ये बतलाना है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, मानव हृदय में कितने
कोष्ठ पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन होगा मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। तो मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।